हेलो एंड वेलकम टू अदित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के माइक्रो इकोनॉमिक के बैंकिंग चैप्टर जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है सेंट्रल बैंक एज ए कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट ये करने जा रहे हैं। इसमें हम समझेंगे किस तरह से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है, किस तरह से इन्फ्लेशन हार्मफुल है या डिफ्लेशन हार्मफुल है, और इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या पॉलिसी अडॉप्ट करता है या गवर्नमेंट क्या पॉलिसी अडॉप्ट करता है, ये सब हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मनी सप्लाई ज़्यादा होने से क्या होता है या मनी सप्लाई कम होने से क्या होता है। अगर मनी सप्लाई ज़्यादा होता है तो दैट लीड टू जनरल राइज इन द प्राइस लेवल। हर चीज़ का दाम बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर दाम बढ़ना शुरू होता है तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम ये आता है कि जो गरीब लोग होते हैं या फिक्स सैलरी क्लास के लोग होते हैं वो सफ़र करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मान लो कि डिफ्लेशन होता है, डिफ्लेशन मतलब होता है कि हर चीज़ का दाम गिर जाना, मार्केट में डिमांड ना होना, मार्केट बहुत नीचे चला जाना, इससे लोग इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होते मार्केट में, और उससे जो हमारा प्रोडक्शन का एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, इनकम कम होने लगता है, नेशनल इनकम कम हो जाता है, नेशनल इनकम कम हो जाता है। सो दैट लीड टू डिफ्लेशन, सो इट नीड टू बी कंट्रोल। अब एक चीज़ हमें ये समझना है कि आमतौर पे कैपिटलिस्ट सिस्टम में ना एक स्टेबिलिटी है, लेकिन कैपिटलिस्ट सिस्टम जो होता है मार्केट फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, अगर ये फ्लक्चुएशन कॉमन है स्पेशली इन कैपिटलिस्ट सिस्टम, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लगता है देन दैट कॉजेज प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा करने से इन्फ्लेशन हो जाता है और बहुत कम होने से डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, दोनों को कंट्रोल करना है और हमें एक रेंज में लेके आना है। तो इसके लिए बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोर्टेंट स्टेप्स उठाता है। तो वही वो स्टेप हम पढ़ने जा रहे हैं कि मेजर टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, किस तरह से हम मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल मतलब चाहे तो इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। ठीक है, उसके दो मेन पॉलिसी, एक तो फिजिकल पॉलिसी दैट इज डन बाय सेंट्रल बैंक, और एक मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो ये दो पॉलिसी है हमारे पास, हमारे सामने, जिसके थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। पहला है कि फिजिकल पॉलिसी, ये गवर्नमेंट का बजटरी पॉलिसी है। ठीक है, बजटरी पॉलिसी मतलब अगर मान लो बजट में डिक्रीज इन स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या करता है, अगर मान लो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन कब होता है, मार्केट में पैसा ज़्यादा होता है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो उस समय उस मनी सप्लाई को कम करने के लिए गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग कम कर देता है। एक्चुअली जब गवर्नमेंट अपना जैसे रोड बनवाता है, डैम बनवा रहा है, तो यहाँ पर काम कौन करते हैं, लोग करते हैं, और पैसा उनके पास जाता है, तो इस तरह से उनका डिमांड मार्केट में बढ़ जाता है। अगर मान लो कि उस रेशियो में गुड्स प्रोड्यूस नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली जो लिमिटेड प्रोडक्ट है उसको हाई प्राइस में बेचा जाएगा, एंड दिस लीड टू इंक्रीजन। ये सप्लाई को कम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या करता है कि ये सप्लाई को कम करता है, आई मीन डिक्रीज इन द स्पेंडिंग, गवर्नमेंट खर्चा कम कर देता है अपना, और इससे जो एक्सेस सप्लाई है वो कम होने लगता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन टैक्सेस। और अगर मान लो लोगों की इनकम ज़्यादा है, इसलिए तो सप्लाई ज़्यादा होने से लोगों का इनकम ज़्यादा होगा, तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस ज़्यादा लगाने लगता है। और जब टैक्स ज़्यादा लगाता है तो लोगों के पास पैसा कम बच जाता है। और जैसे मान लो किसी के पास 100 रुपीज़ स्पेंड करने को है, और इसमें 5% टैक्स है, तो 95 रुपीज़ वो खर्चा कर सकता है। लेकिन अगर मान लो गवर्नमेंट 100 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ टैक्स लगा देता है, तो ओनली 80 रुपीज़ विल बी लेफ्ट टू स्पेंड मनी। इन दिस वे मनी सप्लाई विल बी रिड्यूस इन द इकोनॉमी। लेकिन दूसरा जो है, ये तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, और वो डिटेल में इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो इसमें भी दो एस्पेक्ट है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव मतलब होता है कि पैसा ज़्यादा या कम करना, क्वांटिटी कम करना, और क्वालिटेटिव ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम पैसा ज़्यादा कम कर सकते हैं। और दूसरा क्वालिटेटिव मेजर्स है जिसके अंदर इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट आता है, क्रेडिट कंट्रोल आता है, क्रेडिट राशनिंग आता है। ठीक है, सिलेक्टिव क्रेडिट हम समझेंगे इसको, और एडवाइज टू कमर्शियल बैंक टू डिस्करेज लेंडिंग। ये आता है। और इसमें जो हमारा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, इसमें रेपो रेट आता है, बैंक रेट आता है, रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और इंक्रीज इन एलआरआर। तो हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं क्या है। तो सबसे पहले मनी क्रिएशन और क्रेडिट। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला जो है बैंक रेट, तो हम समझते हैं बैंक रेट होता क्या है। बैंक रेट मतलब रेट एट विच, देखो समझो कि बैंक रेट क्या होता है, रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए। ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए, मान लो कि जैसे मान लो ये कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए, तो दे अप्रोच सेंट्रल बैंक कि हमें इतना लोन चाहिए। तो वो रेट जो फिक्स होता है, अगर मान लो रेट 5% है, या अगर मान लो रेट 10% है,
तो अगर 5% है तो इट बिकम चीपर फॉर कमर्शियल बैंक टू टेक लोन फ्रॉम द आरबीआई एंड गिव इट टू द पीपल। और अगर मान लो 10% है तो ये महंगा हो जाएगा फॉर द कमर्शियल बैंक टू टेक लोन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गिव इट टू द पीपल। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, अगर मान लो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया है, कम करना है, तो सेंट्रल बैंक ये पॉलिसी रेट बढ़ा देता है, ठीक है, 10% कर देता है। और जिससे कि लोग जब कमर्शियल बैंक को ही महंगा पैसा मिलेगा तो लोगों को और महंगा देगा, लोग इतना महंगा इंटरेस्ट पे पैसा लेंगे नहीं, तो इससे भी क्या होता है कि आपका मनी सप्लाई कम हो जाता है। और मान लो डिफ्लेशन है, मार्केट में पैसा नहीं है और मार्केट में पैसा बढ़ाना है, सप्लाई बढ़ाना है, तो उस समय रेट घटा देता है और उसको 5% कर देगा या 2% कर देगा। तो उस समय इट विल बी चीपर फॉर द कमर्शियल बैंक टू टेक लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक एंड गिव इट टू द पीपल। इन दिस में मनी सप्लाई विल इंक्रीज। सो इस तरह से इन्फ्लेशन डिप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, यही हमें बताना है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन रेपो रेट। अब रेपो रेट होता क्या है, इंक्रीज या डिक्रीज इन रेपो रेट। देखो रेपो रेट मतलब होता है कि रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए। दोनों एक ही है, लेकिन ये शॉर्ट पीरियड के लिए है, ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए, और ये लॉन्ग पीरियड के लिए है दूसरा वाला। तो वही है इन्फ्लेशन, अगर मान लो मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो रेट रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसा ना ले और लोगों को ना दे। और अगर मान लो कि इन्फ्लेशन समय क्या होता है, ये बढ़ा देते हैं हम, और डिफ्लेशन समय क्या करते हैं, हम इसको कम कर देते हैं रेपो रेट को। तो रेपो रेट कम होने की वजह से क्या होगा कि कमर्शियल बैंक आसानी से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लेके लोगों को देगा और जब इकोनॉमी में पैसा फ्लो करेगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगा और डिफ्लेशनरी सिचुएशन जो है वो सही हो जाएगा। थर्ड है इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट। सबसे पहले हम समझते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट मतलब रेट एट विच सेंट्रल बैंक रेट एट विच, देखो कभी कभी क्या होता है कि सेंट्रल बैंक एक रेट फिक्स करता है, सपोज मान लो 2% है और एक मान लो 5% है, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिसमें कि कमर्शियल बैंक लेंड मनी टू आरबीआई सेंट्रल बैंक। थोड़ा सा अजीब सा लगता है लेकिन ऐसा होता है। क्यों हो रहा है मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो रिवर्स रेपो रेट 2% है तो कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो सोचते हैं 2% में क्या इतना इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमें पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। लेकिन तो उस समय वो लोग क्या करेंगे कि नहीं जमा करेंगे, लोगों को दे देंगे, लोगों को 5% या 7% में मिल रहा है तो वहाँ पे दे देंगे। लेकिन अगर मान लो रिवर्स रेपो रेट जो है वो बढ़ा दिया जाता है, 5% कर दिया जाता है, तो कमर्शियल बैंक को लगेगा कि हम अगर पब्लिक को देंगे वहाँ पे फिर और से दिक्कत आ सकती है कलेक्शन का, ये सब चीज़। तो क्यों नहीं 5% पे हम अपने पैसे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर देते हैं और 5% में मिलता रहेगा। सो जब इन्फ्लेशन होता है तो रिवर्स रेपो रेट जो है वो बढ़ा दिया जाता है। तो उस सिचुएशन में कमर्शियल बैंक अपना पैसा सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। और अगर मान लो डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन मतलब मार्केट में पैसे की कमी है, उस समय घटा दिया जाता है। तो कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ना रख के वो पैसा लोगों को दे देता है। इस तरह से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है। सो ये है इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट। सो हमें सबसे पहले समझना है रिवर्स रेपो रेट होता क्या है, रेट एट विच कमर्शियल बैंक लेंड मनी टू सेंट्रल बैंक, ठीक है। अब आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होता है, सेल ऑफ सिक्योरिटी और बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो इसमें क्या होता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि सेंट्रल बैंक सेल और बाई सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स बेचता है। किसको, कमर्शियल बैंक को भी बेच सकता है या पब्लिक को भी बेच सकता है। तो अगर मान लो किसी सिचुएशन में दोनों में से कोई भी, अगर मान लो कि बॉन्ड्स बेचता है, बॉन्ड्स मतलब जैसे किसान पत्र हो गया, किसान पत्र हो गया, ठीक है। अब किसान पत्र जो क्या होता है, ये हम एक बॉन्ड है, ठीक है, सिक्योरिटी है। अगर मान लो ये हमेशा डिस्काउंटेड फॉर्म में होता है। डिस्काउंटेड फॉर्म मतलब अगर मान लो 100 रुपीज फेस वैल्यू है इसको, लेकिन हमें वो मिलता है 70 रुपीज में। तो लोग क्या करते हैं, और आफ्टर मेच्योरिटी पीरियड ये हम जब वापस कर देंगे तो हमें 100 रुपये मिल जाएगा। तो लोगों को लगता है कि एक बॉन्ड जो 100 रुपीज़ का है उसको हम 70 रुपये में 70 में 30% डिस्काउंट में मिल रहा है तो अभी खरीद लेना चाहिए, और खरीद लेते हैं और जो मेच्योरिटी पीरियड में हमें 100 रुपये मिल जाता है। तो इससे लोग लालच में आके बॉन्ड्स या सिक्योरिटी खरीदते हैं या कमर्शियल बैंक खरीद लेता है, होपिंग दैट जब वो मैच्योर हो जाए तो हमें
पूरा पैसा मिल जाएगा। तो इस जब इन्फ्लेशन होता है तो उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी बेचने लगता है, इधर कमर्शियल बैंक को या पब्लिक को, और इससे कमर्शियल बैंक के पास भी पैसा कम हो जाता है और पब्लिक के पास भी पैसा कम हो जाता है। तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को कंट्रोल करने में ये आसान होता है, ठीक है। और अगर मान लो डिफ्लेशन है तो वापस ले लेगा, वापस लेने से क्या होता है कि लोगों के पास पैसा आ जाता है या कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ जाता है, तो कमर्शियल बैंक इजीली लोगों को दे पाएगा, या पब्लिक के पास पैसा आता है तो पब्लिक का डिमांड बढ़ने लगेगा, तो डिफ्लेशन सिचुएशन सही हो जाता है। और सो नेक्स्ट है इंक्रीज इन या एलआरआर। क्या होता है? एलआरआर मतलब होता है लीगल रिजर्व रेशियो। सो जो भी लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है, एलआरआर मतलब लीगल रिजर्व रेशियो होता है, एलआरआर, ठीक है। क्या होता है ये कि जो भी प्राइमरी डिपॉजिट होता है, मान लो किसी ने बैंक में जाके 100 रुपीज डिपॉजिट किया, ठीक है। सो ये 100 रुपीज पूरा का पूरा गवर्नमेंट बैंक लोन नहीं दे सकता है। अगर एलआरआर मान लो 20% है, 20% है तो इसमें आउट ऑफ 120 रुपीज बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा और सिर्फ 80 रुपीज जो बचेगा वही लोन दे सकता है। सो ये जो 20% है इसको एलआरआर बोलते हैं। इसका दो पार्ट होता है, एक एसएलआर होता है और सीआरआर होता है, ठीक है। एसएलआर मतलब स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और सीआरआर मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। ये वो पार्ट ऑफ एलआरआर होता है जो कि बैंक अपने पास रखता है। सो मान लो अगर 8% और 12% कर दिया तो एसएलआर 8% है इसमें आउट ऑफ 20, तो 8 रुपया बैंक रख लेगा अपने पास और 12 रुपीज जो सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा हो जाएगा। सो इस तरह से दो पार्ट होता है। अब आता है कि इन्फ्लेशन में क्या करना है। अगर मान लो इन्फ्लेशन में मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो उस समय ये जो एलआरआर है वो बढ़ा दिया जाएगा, मे बी 30% कर दिया जाएगा, तो सिर्फ 70 रुपया ही लोन दे पाएगा लोगों को, और इससे मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाए तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन जो है वो कम होने लगेगा। अगर मान लो कि डिफ्लेशन है तो उस समय ये 20% घटा के 10% कर देगा। जैसे 10% दिया अब 90 रुपया बच जाएगा, आउट ऑफ 100 लोन दे सकता है। तो इस तरह से लेंडिंग कैपेसिटी जो होता है वो बैंक का बढ़ जाता है और मनी सप्लाई बढ़ जाता है, तो डिफ्लेशन सिचुएशन कम होता है। तो ये है हमारा एसएलआर और आई मीन एलआरआर का क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कि दूसरा जो इसमें पार्ट है ये है क्या है दूसरा पार्ट, ठीक है। ये हमारे पास है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसमें इसमें तीन आता है। एक आता है इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, उसके बाद क्रेडिट राशनिंग, और तीसरा जो है एडवाइज्ड टू डिस्करेज लेंडिंग। सो हम सबसे पहले इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट होता क्या है हम देखते हैं। अगर मान लो कि आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो बैंक बोलता है सिक्योरिटी रखने के लिए। तो अगर मान लो 1 लाख का सिक्योरिटी पे अगर आपको 60,000 रुपीज लोन मिल रहा है, ठीक है, लोन मिल रहा है 1 लाख का सिक्योरिटी पे 60,000 लोन मिल रहा है, तो हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? 40% है, ठीक है। अब क्या है कि अगर मान लो ये बोल रहा है कि 1 लाख के सिक्योरिटी पे 1 लाख के सिक्योरिटी पे आपको 80,000 मिल रहा है लोन, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है? 20% है। अब क्या होता है कि इन्फ्लेशन के समय जब पैसा ज़्यादा होता है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है वो हम बढ़ा देते हैं, मान लो 40% कर दिए, तो 1 लाख का सिक्योरिटी रखो तो सिर्फ आपको 40,000 मिलेगा। तो लोग बहुत कम पैसा लेते हैं उस सिचुएशन में, बोरो करते हैं बैंक से, क्योंकि इतना 1 लाख का सिक्योरिटी, मान लो डूब गया पैसा तो 1 लाख का प्रॉपर्टी बेचा जाएगा, सिक्योरिटी बेचा जाएगा, तो इसलिए लोग कम लेते हैं, डिस्करेज करते हैं। तो इस तरह इन्फ्लेशन सिचुएशन ठीक हो जाता है। अगर मान लो डिफ्लेशन है, मार्केट में पैसा कमी है, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट आरबीआई क्या करता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट को आई मीन 40 से 20 कर दिया, 20% कर दिया, यानी कि अब 1 लाख का सिक्योरिटी पे आप 80,000 लोन दे सकते हो। सो यहाँ पे क्या होता है कि लोगों को अब ज़्यादा पैसा मिल रहा है 1 लाख रुपये सिक्योरिटी पे, तो लोग लोन लेना शुरू कर देते हैं और इस तरह से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है और इस तरह डिफ्लेशन सिचुएशन कम हो जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट है, आता है। और अब नेक्स्ट हमारा आता है कि क्रेडिट राशनिंग। यहाँ पे क्या कर दिया जाता है कि आरबीआई बोलता है कमर्शियल बैंकों की आप जो भी मान लो 100 रुपीज़ आप लोन दे रहे हो तो 20% एग्रीकल्चर के लिए दो, 30% मान लो इंडस्ट्री के लिए दो, सर्विस सेक्टर के लिए 50% दो। इस तरह से राशनिंग करी जाता है। राशनिंग करने से क्या होता है कि जहाँ पे जिसको मिलना चाहिए उसको
पैसा मिलता है, ऐसे लोगों को नहीं मिलता है जो कि अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए, मैरिज वगैरह या बाकी सारी चीज़ों के लिए लोन लेके लोग स्पेंड करते हैं, क्योंकि उससे अननेसेसरी पैसा मार्केट में जाता है और जिसका कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और इससे आई मीन डिमांड बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है फाइनली हम देखते हैं एडवाइस टू डिस्करेज लेंडिंग। तो जब इन्फ्लेशन होता है तो आरबीआई एडवाइस करता है कमर्शियल बैंकों की इतना ज़्यादा लेंडिंग नहीं देने के लिए, और इन्फ्लेशन होता है तो बोलता है, एडवाइस करता है कि आप ज़्यादा लोन दे सकते हो। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे कि सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करता है मार्केट सप्लाई, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए या इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को रोकने के लिए। ठीक है, सो यही है यहाँ पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।